So guys, here I am with lecture number 9 of our General Organic Complete series, and I will recommend you to follow our Real JEE Advanced Question series where you get quality questions with proper explanation, ठीक है, and which is highly relevant for your JEE Advanced preparation. तो हमने अभी तक हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, उसकी शुरू की इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपको बताया गया था, जहाँ पे एल्कीन्स में हाइपर कॉन्जुगेशन बताए थे आपको, और फ्री रेडिकल स्टार्ट नहीं हुआ था, यस कार्बोकेटायंस में बताया गया था। और फाइनली हमने, आप प्रीवियस वीडियोस देख के आए हैं, आपको ज्यादा उससे बेनिफिट होगा, ठीक है ना, तभी आपको चीजें सिस्टमैटिक वे में समझ में आएंगी। हमने ये देखा था कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतना अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन से CH बॉन्ड में एक पार्शियल सिंगल कैरेक्टर आ जाएगा, वो बॉन्ड पूरी तरह से कोवेलेंट जैसा नहीं माना जाएगा, हल्का चार्ज आ जाएगा, पार्शियल आयनिक कैरेक्टर दे देगा वो बॉन्ड्स को। ये कुछ कंक्लूजन्स हम ड्रॉ आउट कर सकते हैं अभी तक के हमारे हाइपर कॉन्जुगेशन के नॉलेज से। मैं थोड़ा सा बता दूं, वो जो मैंने ऑब्जर्वेशन आपको बताया था सबसे पहली क्लास में, इसके हाइपर कॉन्जुगेशन की सबसे पहली क्लास में आपको एक ऑब्जर्वेशन मैंने बताया था, जहां से हमने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ना स्टार्ट किया था, कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस रिंग और इस रिंग में जब हम कंपेयर कर रहे थे, तो इलेक्ट्रोफाइल किधर भाग रहा था, इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से हम ये प्रेडिक्शन लगा रहे थे कि वो यहां जाएगा, बट वो यहां ना जाके कहां जा रहा था, यहां जा रहा था। इसका रीजन अब आपको शायद समझ आ गया होगा, इसका रीजन कहीं ना कहीं हाइपर कॉन्जुगेशन ही है, ठीक है, इसका रीजन हाइपर कॉन्जुगेशन ही है। देखिए कैसे, देखो मैं इसके थोड़े हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बना देता हूं। अगर आप देखो तो इसके पास 3-3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, 3-3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, ये sp2 कार्बन है, इसके बाजू वाला sp3 कार्बन और इस पे लगा हुआ हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन्स हो गए, 3-3 है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता है, कैसे करता है वो आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था, अभी मैं जस्ट आपको स्ट्रक्चर बना दूंगा। तो देखो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस है, तो ये फर्दर एक नेगेटिव चार्ज है, तो रेजोनेंस कर सकता है यहाँ पे, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये देखो, फिर ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये देखो, कुछ इस तरह से आप सोच सकते हैं ऐसा, ठीक है, आप कुछ इस तरह से सोच सकते हैं। तो देखो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से हुआ क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से जो रिंग है, रिंग में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो गई, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो गई, वो तो यहां भी हो रही थी सर इंडक्टिव से। तो इससे ये समझ आता है कि इंडक्टिव से ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहां आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन is more dominant than inductive effect। हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा डोमिनेंट होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल्स, वहां भी वर्क करता है, बस स्ट्रक्चर बना लो, हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल्स, तीसरा कैटेगरी। फ्री रेडिकल्स कैसे देखें, CH2 रेडिकल, and here you have CH3 and here you have CH2 suppose। so ये फ्री रेडिकल को आप ऐसा मानो कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ये रेडिकल डॉट है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है इसके वेकेंट p में, इसके p में हाफ फिल्ड p बोल लो आप इसको, तो हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, और ये वाली जो सिग्मा की डेंसिटी है ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगी, लेकिन इसको कैसा इंटरेक्शन पसंद है, इसको पसंद है ये ऑड है, तो ये ऑड के साथ इंटरेक्शन करेगा, ऐसा मानो। तो इसके लिए हम इस बॉन्ड को मेक श्योर करेंगे कि ये होमोलिटिकली टूट जाए, हम ये मेक श्योर करेंगे कि ये होमोलिटिकली टूट जाए, तो कुछ इस तरह से तोड़ेंगे इसको, ये ऐसा
और ये ऐसा। तो इससे जो हमारा स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ है वो कैसा हुआ, देखो CH3C, होमोलिटिक फिजन ऑफ बॉन्ड्स। आप रिएक्शन मैकेनिज्म की शुरुआत में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ डॉट आ गया और सिंगल बॉन्ड CH2, देखो यहाँ भी डॉट ऑलरेडी था और इस H के पास भी एक डॉट आ गया। अब ये डॉट ऐसे आपस में कंबाइन, ठीक, ये डॉट ऐसे आपस में कंबाइन हो गए। तो ये इसका एक हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है। दिस इज वन ऑफ इट्स हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। ऐसे और कितने बन सकते हैं, ये इसके साथ भी बन सकता है, इसके साथ भी बन सकता है। तो दो दो अल्फा हाइड्रोजन्स हैं जो इस रेडिकल को, देखो ये रेडिकल क्या चाह रहा था, ये जो रेडिकल था ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। ये रेडिकल जो था ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, ये चाह रहा था कि मेरी डेफिशिएंसी कोई मिटा दे। तो बाजू से जो सिग्मा क्लाउड है वो इसकी डेफिशिएंसी को इसके हिसाब से, इसी के हिसाब से मिटा रही है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके, लेकिन क्या ये बॉन्ड पूरी तरह से टूट चुका है? जी नहीं, ये तो एक कंडीशन है, मतलब एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी इंस्टेंट पे आप ऐसा सोच सकते हो, ये बताता है हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑब्वियसली तो वो अगर देखा जाए नॉर्मली तो वो तो हाइपर कॉन्जुगेट करते रहता है हाइपर कॉन्जुगेट। जैसे आपको एल्कीन का मैंने स्ट्रक्चर बताया था पिछले लेक्चर में, वहां से आप देखेंगे तो ज्यादा अच्छी फीलिंग आएगी, ठीक है। थोड़ा सा आगे देखते हैं तो और बेटर क्लैरिटी आएगी। हाँ, जैसे कि आप समझो ऐसे, मैंने अगर कुछ ऐसा बनाया, ठीक, तो ये जो रेडिकल है, ये रेडिकल ये कहां से स्टेबलाइज हो रहा होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन से। किसके हाइपर कॉन्जुगेशन से? इसके, ठीक, इसके हाइपर कॉन्जुगेशन से ये स्टेबलाइज हो रहा होगा। कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3 अल्फा हाइड्रोजन। हाँ, बोलने को यहां भी है, ये भी आप समझ लो ऐसा कि ये भी थोड़ा स्टेबलाइजिंग इफेक्ट लगा रहा होगा इसमें, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो वी हैव 4 अल्फा हाइड्रोजन। अगर आपको एग्जाम में बेसिक लेवल में ये पूछा जाता है कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, 4 बोलोगे, चारों इसको स्टेबलाइज कर रहे होंगे वाया हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इतना आपको समझ आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हमारे ऑलमोस्ट खत्म हो गए, अब कुछ स्पेशल टाइप के फिनोमेनास की बात करेंगे और इसके बाद हम स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वो स्पेशल क्या चीज है? वो स्पेशल है एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। देखो इसके पीछे बहुत ज्यादा मैं आपको लॉजिक नहीं दूंगा क्योंकि ये लॉजिक अभी आपको उतना समझ में नहीं आएगा, और फिर देंगे नॉन एरोमेटिक, और समझने की जरूरत भी नहीं है, इस लेवल के लिए समझने की जरूरत भी नहीं है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, आप इसको एक लॉ की तरह याद रखो या रूल की तरह ध्यान रखो, ठीक है। इसके पीछे का लॉजिक अभी आपको समझ में नहीं है। तो कौन होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, कौन होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, और कौन होते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स? तो सबसे पहला इमेज मन में आपके होना चाहिए, कोई भी जो एरोमेटिक है ये हाईली स्टेबल है, कोई भी एंटी एरोमेटिक है वो हाईली अनस्टेबल है, दे डोंट वांट टू एग्जिस्ट। नॉन एरोमेटिक, ठीक है, ओके, ना बहुत बुरा ना अच्छा, बहुत नॉर्मली देखना है इसको, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हाईली स्टेबल है, इसकी रेजोनेंस एनर्जी बहुत हाई होती है, रेजोनेंस एनर्जी के लिए प्रीवियस 2 वीडियोस पहले का टॉपिक आप देखें, इसकी रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, 20 से 25 किलो जूल पर मोल, इतनी रेजोनेंस एनर्जी होती है। सॉरी, किलो कैलोरीज, किलो जूल्स गलत, 20 से 25 किलो कैलोरीज पर मोल, दिस इज द रेजोनेंस एनर्जी। इससे भी बड़ी रेजोनेंस एनर्जी होती है, बिल्कुल। यहां पे इसकी रेजोनेंस एनर्जी लगभग जीरो, तो अब देखो इसमें आपको देख के लगेगा जरूर कि रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन उस रेजोनेंस से जो स्टेबलाइजेशन क्रिएट होगा वो
बिल्कुल नहीं होगा, नो स्टेबलाइजेशन, नो स्टेबलाइजेशन। इस वजह से इसको हम कहेंगे हाईली अनस्टेबल। रूल है, मैं फिर बोल रहा हूं, रूल और लॉ की तरह पढ़ो इसको, इस टॉपिक को रूल या लॉ की तरह पढ़ो। अब हम आगे सीखेंगे कि कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है और कौन नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, चलो तो हम लिखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। हम लिखते हैं अब एरोमेटिक कंपाउंड्स। कंडीशंस, पहला कंडीशन, आपका साइक्लिक होना चाहिए कंपाउंड, प्लेनर होना चाहिए, या फिर आप बोल लो कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कुछ रफ पॉइंट्स हैं। एक ही बात है, देखो साइक्लिक तो ठीक है, साइक्लिक तो रहेगा ही, ओपन चेन एलिफेटिक कंपाउंड्स के लिए एरोमेटिक होना डिफाइंड नहीं है, साइक्लिक होगा ही, रिंग वाले कंपाउंड्स होंगे। प्लेनर होना चाहिए, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड कभी कभी देखो, अभी आपको एग्जांपल देंगे तो समझ में आएगा। कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड अभी आप मान के चलो, अभी आपको समझ में आएगा इसका क्या मतलब है, थोड़ा एग्जाम्पल का वेट करना, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहे हैं, दूसरा ये कह रहे हैं कि ये हैकल रूल को फॉलो करेगा। तब हैकल रूल कुछ ज्यादा ऐसा है नहीं खास, ये कहता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स को और थोड़ी आसान भाषा में बताऊं तो रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स आप बोल सकते हो। 4n+2 रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, अगर इतने रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं तब हम बोलेंगे कि ये एरोमेटिक हो जाएगा। अच्छा, एन क्या है, एन कुछ भी ले सकते हो, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जब एन को 0 रखोगे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। जब एन को 1 रखोगे तो देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। तो आपको इसका एक इजी ट्रिक बताता हूं मैं, इजी ट्रिक जो आप याद रखोगे इस पे। इजी ट्रिक इसको ऐसे देखना है कि ऑड नंबर ऑफ या ऑड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को ध्यान रखो, ठीक है। क्या ध्यान रखोगे, ऑड पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स के अगर ऑड पेयर्स हमारे पास हैं, ऑड पेयर्स हमारे पास हैं तो कंपाउंड एरोमेटिक कहलाएगा। ऑड पेयर कैसे, ये तो 2 और 6 दिख रहा है। अबे ये नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पेयर्स की बात कर रहा हूं, मतलब जैसे एक पेयर है, देखो जैसे एक पेयर है तो एक पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हकल रूल को फॉलो करेगा। ये हकल रूल से ही थोड़ा जनरलाइज कर दिया हूं यार, कुछ नहीं, हकल रूल से ही थोड़ा सा जनरलाइज कर दिया हूं, कुछ। 3 पेयर है, 3 पेयर है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3 × 2 कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स। 5 पेयर है, 5 पेयर है तो भी इस रूल को फॉलो करेगा, देख लेना इनकी वैल्यू डाल के, कुछ नहीं। कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए और हक्कल रूल को फॉलो करेगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां ऐड करना चाहूंगा, हक्कल रूल को फॉलो करेगा ये लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड पेरीफेरी में। समझा रहा हूं इसको आगे भी, लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड पेरीफेरी मतलब देखो कंपाउंड बड़ा सा भी हो सकता है साइक्लिक, और एक बड़ा सा साइक्लिक कंपाउंड हो सकता है, उसका कुछ रीजन नॉन कॉन्जुगेटेड हो सकता है। लेकिन आपको एक ऐसी पेरिफेरल बाउंड्री चाहिए, एक ऐसा बाउंड्री आपको खींचना है, और वो जो बाउंड्री आएगी ना, वो पूरी बाउंड्री जो क्लोज्ड रीजन है, वो क्लोज्ड रीजन पूरी तरह से कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। तो आपको ये जो हक्कल रूल लगाना है, ये आपको लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड पेरिफेरी में लगाना है। अभी आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा होगा, मैं एग्जाम्पल दूंगा तब अच्छे से समझ आ जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं। अभी एग्जाम्पल दूंगा सब अच्छे से समझ में आ जाएगा, पहले इसको लिखो, कुछ कुछ थोड़ा बहुत तो दिमाग में घुसा होगा। कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड, ये कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड कौन होना चाहिए, ये जो लार्जेस्ट पेरीफेरी है आपका, आपकी जो लार्जेस्ट पेरीफेरी है वो कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होनी चाहिए। लार्जेस्ट पेरीफेरी जो है वो कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होनी चाहिए, ठीक है। पेरीफेरी क्या है, बाउंड्री जैसा, एक क्लोज्ड बाउंड्री जैसा सोचो आप उसको, बस। अगला एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक ये कौन होते हैं, सेम वही साइक्लिक होगा, प्लेनर भी, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी बोल लो। कौन कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, वही फिर से लार्जेस्ट पेरीफेरी,
इसकी जो लार्जेस्ट पेरिफेरी है वो कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होनी चाहिए। दूसरी बात, वो हकल रूल को फॉलो कर रहा था, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है तब पाई इलेक्ट्रॉन्स का सेम वही मतलब है, रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। तब हम कहेंगे कि ये एंटी एरोमेटिक और हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। और ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा मेरे भाई, हाईली अनस्टेबल। दिस विल बी हाईली अनस्टेबल। सर एग्जाम्पल दो तब समझ में आए, अभी समझ में नहीं आ रहा है ऐसा आपको लग रहा होगा, बिल्कुल एग्जाम्पल के बाद ही समझ में आएगा। 4n+2 को अगर मैं n को 0 डालूं 1 डालूं तो आपको सीधे दिख रहा है ये इवन पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है। इसी से आपको 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं देखना है, आप इवन पेयर और ऑड पेयर से देखो, ठीक है। इवन पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स का इवन पेयर अगर अपने पास है तब वो एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। और नॉन एरोमेटिक बचा ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जो नॉन प्लेनर है, जो प्लेनर ही नहीं है, तो वो ना तो एंटी एरोमेटिक हो सकते हैं ना एरोमेटिक हो सकते, तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाते हैं, उनको हम नॉन एरोमेटिक बोल सकते हैं। मतलब जो ना तो एरोमेटिक है ना तो एंटी एरोमेटिक है, ऐसा लिखो, जो नीदर एरोमेटिक है नॉर एंटी एरोमेटिक है। जो ना तो एरोमेटिक है ना तो एंटी एरोमेटिक है, वो क्या है, वो है नॉन एरोमेटिक। नाउ लेट्स कम टू सम एग्जांपल्स वाला पार्ट। सबसे बेसिक एग्जांपल से चालू करूंगा। ये लो आपका फेवरेट बेंजीन, कुछ कंपाउंड्स बना रहा हूं, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट कर रहा हूं। देखो प्लस, चलो देखते हैं इसमें कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको पहले समझते हैं। देखो ये तुम्हारा पेरीफेरी हुआ, देखो क्लोज्ड बाउंड्री, और ये तुम्हारा लार्जेस्ट पेरीफेरी है। और ये लार्जेस्ट पेरीफेरी के अंदर कंप्लीट कॉन्जुगेशन दिख रहा है जी, बिल्कुल। और कितने पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3, तो कैसा पेयर हुआ, ऑड पेयर। हाँ अब थोड़ा समझ आया होगा, ऑड पेयर, ऑड पेयर हुआ, तो ये क्या कहेंगे इसको, वी विल कॉल दिस एरोमेटिक। यहां पे देखो लार्जेस्ट पेरीफेरी, ये इस लार्जेस्ट पेरीफेरी में क्या पूरा कॉन्जुगेटेड है, बिल्कुल। प्लेनर है, बिल्कुल। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सभी प्लेनर है। और कितने पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2, 2 पेयर, इवन पेयर। इवन पेयर तो क्या बन गया ये, एंटी, एंटी हाईली अनस्टेबल कंपाउंड, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड। आप इसको ऐसे रूल के तहत याद रखें। यहां पे देखो ये कंप्लीट पेरीफेरी है, बिल्कुल। क्या ये पूरा कॉन्जुगेटेड है, हाँ जी बिल्कुल है। ये प्लस चार्ज है, कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे ये जाएगा इधर, यहाँ आएगा प्लस, ये जाएगा इधर, वगैरह वगैरह, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हमको तो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक बताना है। तो आप ये देखो कि ये जो कार्बोकेटायन है, यहाँ पे प्लस आया, कितने पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 पेयर ये, 1 पेयर ये। इस प्लस को कभी भी पेयर नहीं काउंट करना, प्लस को कभी भी पेयर नहीं काउंट करना, वो तो प्लस चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ी ना। तो यहाँ पे 2 पेयर है, और 2 पेयर मतलब एंटी एरोमेटिक, 2 पेयर मतलब एंटी एरोमेटिक। ये लीजिए, ये भी एंटी एरोमेटिक होगा। अब इधर देखो माइनस चार्ज है, वो आप आराम से गिन सकते हो यार, ये माइनस है तो 1 2 3, 3 पेयर एरोमेटिक, 1 पेयर कंप्लीट कॉन्जुगेशन एरोमेटिक, ऑड पेयर है ना। यहाँ पे 1 2 3 पेयर एरोमेटिक। कुछ और विचित्र से एनायन भी आ सकते हैं, ये लो माइनस माइनस, दोनों तरफ माइनस माइनस, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, एरोमेटिक। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस गिन लेना है, दिस इज एरोमेटिक। अब देखो अगर ऐसा बोला तो यहां सब में कंफ्यूजन होती है। ये तो फिर से देखो यहां पे कंफ्यूजन होती है,
कि सर ये वाला पार्ट तो चलो एरोमेटिक दिख रहा है लेकिन ये वाला पार्ट तो एरोमेटिक नहीं है, सो क्या आंसर करें? फिर ये पेरीफेरी वाले इसमें लार्जेस्ट पेरीफेरी चाहिए होता है, सबसे बड़ा क्लोज्ड रीजन जो कॉन्जुगेटेड है, हकल रूल उसमें लगाओ, सबसे बड़ा क्लोज्ड रीजन जो कॉन्जुगेटेड है ये यही है सबसे बड़ा कॉन्जुगेटेड क्लोज्ड रीजन। तो ये ठीक है, इसको कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही पड़े रहने दो। अगर ये सिस्टम एरोमेटिक है तो पूरे कंपाउंड को हम क्या रिपोर्ट करेंगे? एरोमेटिक। ये कंपाउंड को क्या रिपोर्ट करेंगे? एरोमेटिक। एरोमेटिक। चलो एक आख एग्जांपल और लेते हैं, पाइरोल को ले लेते हैं। लुक एट दिस पाइरोल। पाइरोल में क्या होता है? ये लोन पेयर भी रेजोनेंस कर रहा होता है, लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, एक पाई इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो कितने पेयर बने? 3 पेयर। तो 3 पेयर होने की वजह से ये भी कंपाउंड क्या कहलाएगा? एरोमेटिक। पाइरोल इज आल्सो एरोमेटिक। सम मोर एग्जांपल्स, let us take some more examples. What about this? What about this? This is anthracene. तो लार्जेस्ट पेरिफेरी आप किसको बोलेंगे? लार्जेस्ट पेरिफेरी आप किसको बोलेंगे? इसको बोलो पूरे को। ये देखो सबसे बड़ा क्लोज्ड रीजन बाउंड्री आप ये बना सकते हो, ये ग्रीन वाले को सबसे बड़ा कॉन्जुगेटेड पेरिफेरी वही है। उसमें कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो क्या ये एरोमेटिक है? जी बिल्कुल, दिस इज एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक। अच्छा ये क्या होगा? ये देखो, ये क्या होगा? सो दिस, इसमें एक पेरिफेरल रीजन चाहिए पहले क्लोज्ड वाला, तो यही है, और कोई पेरिफेरी है ही नहीं अपने पास, ये ब्लू वाली। तो ये ठीक है, लार्जेस्ट तो हमने पिक कर लिया, लेकिन क्या ये कॉन्जुगेटेड है? क्या ये कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है? आंसर है नहीं, ये वाला पोर्शन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड ही नहीं है तो प्लेनर ही नहीं होगी, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड ही नहीं है तो प्लेनर ही नहीं होगी, प्लेनर नहीं होगी तो ना तो एंटी एरोमेटिक होगी ना तो एरोमेटिक होगी। वी विल कॉल दिस नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी बहुत सारे इसके एग्जांपल डिस्कस करेंगे, जहां पे बच्चे गलती करते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। इस पे आते हैं। अब देखो, इसमें आपको लग रहा होगा कि पेरिफेरी तो आपने सिलेक्ट किया, पेरिफेरी यही है सबसे बड़ी वाली, बोरॉन भी है, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा यहाँ तो कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं है बोरॉन के साथ, लेकिन आपको पता होना चाहिए बोरॉन के पास एक वेकेंट पी ऑर्बिटल है, हालांकि उससे कोई चार्ज नहीं आ रहा, वेकेंट पी ऑर्बिटल है बोरॉन के पास। 2s1 सॉरी 2s2 2p1 कॉन्फ़िगरेशन होता है, जब बॉन्ड बनाता है तो 2s1 2p2 कॉन्फ़िगरेशन होता है एक्साइटेड स्टेट में, एक 2p का ऑर्बिटल खाली होता है, बोरॉन एल्यूमिनियम ये सब केसेस में। तो ये वेकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, तो कॉन्जुगेशन तो है, ये पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर तो है। लेकिन अगर आप देखें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो कितने पेयर्स हैं? यस इट इज ऑब्वियसली कितने हैं? 2 हैं। तो 2 होने की वजह से ये कंपाउंड क्या कहलाएगा? एंटी एरोमेटिक। ये कहलाएगा एंटी एरोमेटिक। तो उम्मीद है आपको इतने एग्जांपल्स एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के समझ आए होंगे। अगली क्लास में हम कुछ इसके बेटर एग्जांपल्स लेंगे, अगली क्लास में हम इसके कुछ बेटर एग्जांपल्स लेंगे, थोड़े टफ वाले एग्जांपल्स लेंगे जहां बच्चे गलती करते हैं। अभी मैंने आपको एकदम सिंपल एग्जांपल्स लेके बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराई है कि कैसे करके आप एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक पहचान सकते हैं। और कुछ और रूल्स पढ़ेंगे थोड़ा अगली क्लास में, एंड आफ्टर दैट हम स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे, तो आपकी पूरी थ्योरी अच्छे से सॉलिड हो जाएगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके।